फ्रॉम कुत्ते वाली टू द डॉग मदर। अभी भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है तो मैं बोलती हूँ थैंक यू कुत्ते वाली से डॉग मदर के सफर के लिए। मुझे आप आज जान रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वोट चोरी का मुद्दा किसी भी एविडेंस के साथ में उछाला जाता है राहुल गांधी जी द्वारा या किसी भी अपोजिशन की पार्टी द्वारा, तुरंत हमारे ऑनरेबल कोर्ट माननीय जजेस सामने आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के मुद्दे को सुमोटो कॉग्निजेंस देके केस खोल देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए, उन्होंने आते ही कहा स्लॉटर बंद, बहुत अच्छा काम कहा स्लॉटर बंद। वो बात अलग है कि इंडिया नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर है आज की डेट में। शर्म नहीं आती हमें? ये वो देश है जिसमें कोई जानवरों से नफरत नहीं करता था। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, ये हमारा ही देश है। मेरे गांव में तो आज भी ये होता है। जो लोग बकरी खाते भी हैं, आप जो चीज खा रहे हो क्या आप ये नहीं चाहते कि उसके लास्ट के पल डिसेंसी में हो, उसकी जो मृत्यु हो वो इंडिसेंट नहीं हो। बिल्कुल। वो दूसरी बकरियों के मल मूत्र में कवर होके कट के आपके पास नहीं आए। आप कैसे लोग हो? उन गाड़ियों की हालत देखो, आप खाना छोड़ दोगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन और उसकी प्लेलिस्ट मेरुपथ में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इतने पॉडकास्ट मेरे आए और एक अलग अलग प्रोफेशंस में मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया अपने पॉडकास्ट। इस बार मुझे लगा कुछ एक मुद्दे ऐसे चल रहे हैं हमारे देश में और सोसाइटीज़ में जहां हम रह रहे हैं चारों तरफ, उन बेसहारा जानवरों को लेकर के जिन्हें कोई आज के टाइम पे उनके ऊपर मुद्दे, उनके ऊपर समाज में कानून बना रहे हैं, हटा रहे हैं कानून, और लोग उनको समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो बेजुबान जो आवाज़ है वो कहना क्या चाहती है। उनके लिए हमारे साथ में आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने आज से नहीं कम से कम 15-20 सालों से उनकी आवाज़ बने हुए हैं और उनके लिए सपोर्ट में उन्होंने अपना एक मिशन सोफी मेमोरियल जो ट्रस्ट एक उन्होंने बिल्ड करी है नोएडा में, और नोएडा में उनको डॉग मदर के नाम से भी बुलाया जाता है। तो मैं उनको बुलाऊंगा और आप लोगों के सामने उनका इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो वेलकम करता हूं मैं कावेरी जी आपका। आपके बारे में बहुत लोगों ने सुना है और पूरा नोएडा आपको जानता है। 15,000 से ज़्यादा डॉग्स को रेस्क्यू किया है आपने। डॉग्स नहीं, हम एनिमल लवर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी एनिमल्स आपको जो दिखते हैं आपकी सहानुभूति वहीं पे उनके सामने उजागर होती है। तो सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि आपका शुरू से बचपन से लेके आप कैसे इस लाइन में आए और कैसे आपको प्यार बढ़ा है। देखिए, फैमिली में फादर एंड मदर डॉक्टर हैं। तो कंपैशन एक होता है वो पहले से ही था। तो मेरे डैड की पोस्टिंग रिमोट विलेजेस के पास होती थी। ही इज इन स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ पर बहुत जैसे कॉलरा इस तरह के एपिडेमिक्स बहुत देखने को मिलते थे। एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन होती थी, मछुआरे और ना लो इनकम लो वेजेस के लोग जो महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरे फादर उन्हें फ्री में ट्रीट करते थे। सो ये लोकेशन कहाँ की है? ये अलग अलग जगह, राजघाट, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, इधर यूपी में अनूपशहर, उत्तर प्रदेश। हाँ जी। तो मोस्टली उनका जो 70% पोस्टिंग गंगा किनारे रही है, रिमोट एरियाज ओनली, जहाँ पर ये गवर्नमेंट PHCs होती हैं। तो दैट कंपैशन, दैट ट्रीटिंग फॉर फ्री वाला, दैट इज देयर, दैट इज जेनेटिक। एंड माय दादाजी, उनके पास में 7 उन्होंने घर में देसी कुत्ते पाले हुए थे। गाय भैंस तो खैर थी, गांव में नॉर्मल होता था गाय भैंस होना। और उसके अलावा उनके पास में 2 अल्सेशियन डॉग्स थे जो उन्होंने स्पेशली किसी से मंगवाए थे आउट ऑफ डॉग लव। तो दादी बोलती थी भैया जो हमारे ये देसी हैं और ये हैं इनमें क्या फर्क है कि ना तुम्हारे देसी को ना यही बचाएंगे किसी दिन। तो हमारे गांव में एक बहुत बड़ा बंदर आया करता था। मतलब जस्ट टेकिंग इट ऑफ टॉपिक, बहुत बड़ा ह्यूज और अकेले रहने वाले लोनर बंदर थे वो, और वो बहुत चमत्कारी और बहुत कांडी बंदर थे। तो घर में घुस के सामान चोरी कर लेना, औरतों को परेशान करना, वो ऐसी हरकतें करता था। तो एक दिन उसने जो हमारे दादाजी का देसी सबसे छोटा कुत्ता था उसको पूंछ पकड़ के हवा में टांग दिया छत से। अच्छा, हाँ, और दादी को बोले कि मैं इसको फेंक दूं या मुझे कुछ खाने को दे रही है। अच्छा। तो जो अल्सेशियन था हमारा, उसने उसको रेस्क्यू करा। एंड दादाजी फिर हंसे दादी पे कि देखो मैंने कहा था ना ये अल्सेशियन इसको रेस्क्यू करेगा। सो दैट बिकेम अ जोक इन आवर फैमिली। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, फैमिली से कंपैशन आता है। पापा क्या करते थे, हॉस्पिटल से आ रहे हैं या कहीं मीटिंग से आ रहे हैं, रास्ते में इंजर्ड एक बार स्नेक उठा लाए।
अच्छा, उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई थी। हाँ। तो अब वो ऑब्वियसली नहीं बचा बाद में, ठीक बट वो उसको अपने उसमें साफा होता है एक, उसमें अच्छे से रोल करके ले आए। अच्छा, मेरी मम्मी ऐसे हो गई कि हम सांपों के डॉक्टर तो नहीं है। Obviously, तो ही वाज लाइक कि मुझे नहीं समझ में आया, वहाँ पे हाँ। और रोड निकल जाती, उसके ऊपर से गाड़ियाँ निकल जाती, वो बिल्कुल ही कुचल जाता। राइट। वो सांप नहीं सरवाइव करा, पिल्ले उठा लाते थे। तो मेरा फर्स्ट रेस्क्यू हुआ, मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 8 या 9 साल की। ओके। जो सीवर होता है, जो मोहल्ले का गटर हाँ होता है, जी। उसमें एक छोटा सा पपी गिर गया, गटर का एक कोना टूटा हुआ था, वो उसमें से गिर गया। ओके। अब मैं वहां से खेलने के लिए निकल रही थी उस एरिया से, तो मुझे रोना सुनाई दे गया। हाँ। मैं छोटी थी, क्या करती, मैं भाग के घर गई, पापा को लेके आई, तो हमने रेस्क्यू कर लिया बाप बेटी ने। अच्छा। और जब हम घर पहुंचे, हम में से एक गटर जैसी स्मेल आ रही थी, तो मम्मी कहती हैं भाई तुम्हारा तो रेस्क्यू मुझे ही ले डूबेगा। बट एनीवेज उससे इंस्पिरेशन मिली। एग्जैक्टली। आप समझ रहे हो, उससे कि मतलब मेरे फादर या मदर ने मुझे कभी ये नहीं बोला ये क्या, कहाँ गटर में घुस रहे हो कावेरी, क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे करने का काम नहीं है, या जैसे ये तुम्हारे लायक काम नहीं है। नहीं, दे वर देयर, वो मेरे साथ थे। ओके। मुझे सिखाया, देखो ऐसे निकालेंगे, ऐसे, हाँ। ठीक है। उसके बाद उनके साथ में तो बहुत ज़्यादा रेस्क्यूज नहीं कर पाए, फिर पढ़ाई में लग गए, फिर अपना है ना करियर सेट करने में लग गए। फिर जब मैं दिल्ली गुड़गांव मूव हुई जॉब के लिए, तो जानवर देख जाते थे, तो जहाँ जितनी हेल्प हो पाती थी करा देते थे। शेल्टर्स, 1-2 शेल्टर्स होते थे उस टाइम, उनकी हेल्प लेके कर देते थे। फिर किस्मत के मन में कुछ और था शायद, किस्मत चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं सोचा। माँ बाप चाहते थे डॉक्टर बनूं, अच्छा, मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा करूं जो घर में कभी किसी ने नहीं किया हो। बिल्कुल। तो आप कोई सोचता पूछता था कि कावेरी क्या करोगे 10-15 साल बाद, तो मैं बड़े प्यार से, ऐसे वाला जवाब नहीं होता, बड़ा नॉर्मलाइज्ड आंसर, मैं 60-70 कुत्तों के साथ ना रह रही होंगी। अरे वाह। और लोग मेरे ऊपर हंसते थे, कहते थे ये कौन सा ड्रीम है। मैंने कहा ये ड्रीम नहीं है, ये ड्रीम लाइफ है। बहुत बढ़िया। सो माय मैनेजर्स वर आल्सो वेरी एस्टोनिश्ड कि ऐसा क्यों। तो मैंने उनको रीजन दिया कि मैं जब भी कोई जानवर डिस्ट्रेस में देखती हूँ, कोई डॉग, कोई कैट, कोई काउ, इवन कोई स्नेक, तो आई डोंट नो, जो मेरा मन है, जो मेरा अंदर से, जिसको आप दिल कहेंगे या जो भी कहेंगे, वो गवारा नहीं करता कि मैं वहां से आगे बढ़ जाऊं उसकी मदद करे बिना। तो अगर मैं भी यही कहूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? Exactly. और अगर अब मैं नहीं करूंगी तो कभी या कब कौन करेगा? कोई हम वेट ही करते रह जाएंगे, बिल्कुल। कोई तो करे, कोई तो आए, कोई तो इस बच्चे को, इस जानवर को मदद सोचता ही करे। रहेंगे। ऐसे में कितनी जानें चली गई और कितनी चली जाएंगी। बिल्कुल सही बात। तो मैंने अपने आप का फोकस, मेरा नौकरी करते टाइम भी यही था, दैट व्हेन आई एम गोइंग टू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट, मैं ऐसा कुछ करूंगी, चाहे बहुत हजारों जाने नहीं, पर 1-1, 2-2 करके जितना हो पाएगा मैं उनको हेल्प करूंगी, अपने साथ रखूंगी। अब किस्मत कुछ और चाहती थी, ऑफिस के काम से बम्बई ट्रैवल करना पड़ा। कोई मीटिंग थी, सेमिनार था प्लस मीटिंग्स थी, तो हम मीटिंग के लिए जा रहे थे, ऑलरेडी बहुत लेट थे, टैक्सी में थे। आगे थोड़ा सा रश सा दिखा, तो ड्राइवर भैया ने गाड़ी स्लो करी। हमने ऐसे गर्दन निकाल के पूछा क्या हुआ है भैया? कहते मैम शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ कंपैशन भी, हमने कहा ठीक है गाड़ी साइड में लगाइए, देखते हैं क्या हुआ है। तो बहुत सैड साइड था वहाँ पर, कोई मदर अपने नए नए चलते हुए लिटर को लेके रोड क्रॉस कर रही थी, मदर डॉग। और बम्बई उस टाइम पर भी 2005 में भी बहुत बिजी, मुंबई वाज बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बिजी, बहुत फास्ट ट्रैफिक वाला एरिया था। और वो गाड़ी जो है वो लिटर और मदर डॉग को कुचलते हुए चली गई। और वहाँ सारे में देयर वर बॉडी पार्ट्स एवरीवेयर, एंड यू वुड कॉल इट लक, उसे आप किस्मत कहें, उसे आप संजोग कहें, या आप उसे ये कहें कि भगवान ने हमारी वहाँ पर कहानी लिख दी। उस पूरी डेथ में और उस पूरे खून के बीच में हमें मूवमेंट दिखाई दिया। तो एक पपी, वो अबाउट 32-34 डेज के पपीज थे, तभी चलना सीखे थे। तभी मदर जगह क्रॉस करा रही थी। तो एक वो पपी था जो अपनी माँ की बॉडी में इंटेंगल्ड था, और आई थिंक उस माँ की बॉडी ने उसको बचा दिया। उस बच्ची पे, उस पपी पे एक भी स्क्रैच नहीं थी, पूरी खून में कवर्ड थी। मुझे लगा ये तो बहुत चोट है, बट जब मैं उसे डॉक्टर, मेरी मीटिंग सब कैंसिल हो गई, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई, उसे क्लीन किया, उसको एक भी स्क्रैच नहीं था। मैं अपने मैनेजर को फ़ोन किया, आई टोल्ड हिम एक्सटेंजेंट सर्कमस्टेंसेस, आई हैव टू रिटर्न टू गुड़गांव। बोले क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे वापस आना है, प्लीज़ अनदर सब्सटीट्यूट। सो देयर वर अनदर पीपल, मोर पीपल ट्रैवलिंग विद मी, जो मेरे साथ मीटिंग में गए थे। सो दे टुक ओवर माई पार्ट, और मैं सोफ़ी को लेकर, मैंने उसका नाम सोफ़ी रख दिया वहीं। मैं गुड़गांव आ गई, एंड द लाइफ चेंज्ड। यू वुडंट बिलीव,
मतलब लाइफ ऐसे वाली चेंज हुई कि जहाँ पहले एक आधी कुत्ता या जानवर डिस्ट्रेस में दिखता था, वहां पर रोज कई दिखने लग गए। द प्रायोरिटीज चेंज्ड। आप समझे, मेरी अपनी प्रायोरिटी लाइफ जीने की वो वहीं चेंज हो गई। उस बच्चे को 32 दिन की उम्र से रेस किया, उसको रेस करते करते और 3-4 डॉग्स अडॉप्ट हुए स्ट्रीट से। फिर जब वो उम्र के 11वें साल में थी तो मैं गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुई। मैं अपना इंटरनेट पे एडवर्टाइजिंग का, एडवर्ट्स का काम करती थी गुड़गांव में, बच्चों के, डॉग्स के घूमने के लिए। टू जनरल पब्लिक आपको ऑड लग सकता है, बट कुत्ता मेरे मुंह से बहुत मुश्किल से निकलता है, तो बच्चे ही बोलती हूँ। बिल्कुल जी। तो जब मैं बच्चा बोल रही हूँ तो आप एज्यूम करें कि मैं कुत्ते के लिए बात कर रही हूँ, और इंसानी बच्चों के लिए भी मैं अलग से स्पेशली बात करूँगी। तो हम गुड़गांव से जब यहाँ आए तो यहाँ पे बहुत खुली जगह थी, पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं था। 2014-13 में बिल्कुल ग्रेटर नोएडा बहुत शांत साफ एरिया था। तो मेन रीजन शिफ्टिंग का यही था कि डॉग्स के पास खेलने के लिए बहुत सारा स्पेस जी। अब फिर अगेन किस्मत, शिफ्ट हुए। उसके अगले दिन सोफी ने अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार बर्थ दिया था, सिंगल पपी को, जिसका नाम लकी था, और वो भी हमारे साथ रहता था। शिफ्ट होने के नेक्स्ट डे वो जनाब खो गए। खो क्या गए, मेन गेट खुला रह गया। वहाँ अपार्टमेंट लाइफ थी, यहाँ विला लाइफ थी, और वो समझ नहीं आया, वो घर से निकल गए, वो लॉस्ट हो गए। अब 18 दिन के बाद वो मिल गए। अच्छा। जिस लड़के ने, वो बच्चा उस टाइम 13 साल का था, जिसने उनको ढूंढ के दिया, वो आज भी मेरा शेल्टर संभालता है। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो उन 18 दिनों में लक्की को ढूंढते ढूंढते मुझे इतने कुत्ते, बिल्लियाँ, बछड़े, चोट लगे मिले। और मैं जब भी फ़ोन करती थी मुझे पता चलता था ग्रेटर नोएडा में कुछ नहीं है। नियरेस्ट वाज एनिमल शेल्टर नोएडा, और 40, हर जानवर 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के हाल में नहीं होता। अब उस दौरान जब तक लक्की घर वापस आए हमारे, तब तक मेरे घर में 25 रेस्क्यूज, जिसमें 3 बछड़े थे और ज़्यादातर कुत्ते थे, वो घर में आ चुके थे, और उनका ट्रीटमेंट वहीं पर प्राइवेट वेट बुलाकर हो रहा था। अब यहाँ से स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। द एक्टिव रेस्क्यू वर्क इनसाइड द होम फ्रीलांस काम करते करते स्टार्ट हो गया। 2017 में हमारी सोफ़ी अचानक रात को ठीक सोई, सुबह को शी कुडंट इवन वॉक, एंड फ्यू आवर्स लेटर उनकी डेथ हो गई। इट सेंट मी बैक एजेस। मैं बहुत सिवियर ट्रॉमा, डिप्रेशन में चली गई, मुझसे कोई काम नहीं होता था, बस अपने डॉग्स को देख देख के इट वाज लाइक आई वाज अलाइव। फिर जब कुछ समझ में नहीं आया तो सोफ़ी उठती थी सुबह, सोफ़ी मतलब आदत ऐसी खराब हो गई थी इतने सालों में, मतलब आप समझो अटैचमेंट बहुत बड़ी, इतनी छोटी उम्र से किसी को बड़ा कर देना, और वो आपकी नस में, आपकी आदत में बस जाता है, है ना। तो वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, कैसे करें, काम भी करना है, बाकी डॉग्स भी देखने हैं। फिर आई स्पोक टू फ्यू फ्रेंड्स, कुछ अच्छे वेल विशर्स थे। मैंने अपने डॉक्टर, अपने थेरेपिस्ट से भी बात की कि क्या करूं, मैं लॉस से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। इट्स नॉट दैट कि सबको लॉस नहीं होता, कोई ना कोई किसी न किसी लॉस से निकलता है। मुझे भी पहले लॉस हुआ है, बट इस वाले लॉस से मैं अपने आप ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ। माई विल पावर इज फॉलिंग शॉर्ट। तो उन्होंने पूछा मेरे डॉक्टर साहब ने, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे सोफ़ी चाहिए। तो कहते हैं प्रैक्टिकली तुम जानती हो पॉसिबल नहीं है। नहीं है बिल्कुल, बट टेक्निकली पॉसिबल है। अच्छा। तो मैंने पूछा कैसे पॉसिबल है? राइट। तो कहते हैं घर में कितने डॉग्स हैं? मैंने कहा बहुत सारे एनिमल्स हैं, डॉग्स नहीं बहुत सारे हैं। मैंने कहा 30+ तो हैं ही अभी जी, किंतु गिव इट अ नेम। बहुत बढ़िया बात है। कहते नाम दो ना उसको, कि ना सोफ़ी का नाम दो ना, कि ना आपको सोफ़ी चाहिए, आपके चारों तरफ सोफ़ी रहेगी और हर टाइम रहेगी। बहुत बढ़िया बात। एंड दैट वाज इतनी डीप लाइन, मतलब एग्जैक्टली वही। एंड इट मेड सच अ डिफरेंस। मैं यहाँ नहीं बैठी होती अगर इतनी अच्छी बात मुझे इतने किसी वाइज व्यक्ति ने नहीं समझाई होती। एग्जैक्टली। एंड दैट वेरी मंथ आई रजिस्टर्ड सोफ़ी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट, एंड दैट्स व्हेन इट्स लाइक ऑलमोस्ट ऑल माय पोस्ट से सोफ़ी इज एवरीवेयर, सोफ़ी लिव्स फॉरएवर। बिकॉज इन दोज एनिमल्स, वो जो रेस्क्यूज जो हम मरते हुए सड़क से उठा के लाते हैं, जब हम उन्हें ठीक करते हैं, वो जो पीस मिलता है वो मेरे लिए ऑलमोस्ट वही पीस है जो मेरे को सोफ़ी के साथ रहते हुए मिलता था। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब की बात तो सच हो गई, सोफ़ी इज देयर, शी इज़ देयर फॉरएवर। मैम सबसे पहले तो मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगा
मैंने भी नहीं इतना सुना था, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक बाहरी दुनिया देखते हैं। जी जी। अंदर जाके घुस के और डीपली एक बेजुबान जो जानवर है उनको तब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप उनसे अटैचमेंट नहीं होगा आपका। बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और आज मुझे आपसे बात करते में, ये पहली बार पॉडकास्ट पे ऐसा हो रहा है, मैंने इतने पॉडकास्ट करे कि मैं आपकी सोफ़ी को इमेजिन कर रहा हूँ, और मुझे अभी भी लग रहा है कि सोफ़ी कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ है। She's there. और हमेशा, क्योंकि हमने जो टेक्निकली उन्होंने जो एडवाइस दी थी ना, वो माइंड में इतनी बढ़िया हिट हुई है कि वो कहानी कोई भी सुनेगा तो हमें लगेगा कि ये लोग हमेशा साथ रहते हैं हमारे, कभी नहीं आगे जाएंगे। मेरे साथ में भी मेरा डॉग रहता है, अटैचमेंट इतना है कि मैं बस कभी कभी इंतज़ार करता हूँ कि वो आंखों में देखना मेरे लिए सब कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें आएंगी, और सोफ़ी को आज भी हम आगे भी कोशिश करेंगे कि पूरा नोएडा, आपका जो ट्रस्ट है जो आप चलाते हैं, उसके लिए भी जितना सपोर्ट हो सकता है, हमारे व्यूवर्स भी है जितना सपोर्ट कर सकते हैं सोफ़ी के लिए, तो वो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कावेरी जी के साथ में। और मैं आज सच बता रहा हूँ, दिल से जी रहा हूँ मैं आज इस पॉडकास्ट को। तो आप आगे चलते हैं थोड़ा, आपको नोएडा में डॉग मदर के नाम से सब लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन ये जो नाम आपको मिला था, इसके बाद में कैसे आपकी चीज़ें चेंज हुई थी और आपको क्या फील आने लगा था, आप और क्या स्टेप लेने वाले थे आगे? नाम एक्चुअली 2014 में मिला था, ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ था। नाम था कुत्ते वाली। अरे कुत्ते वाली। जब लोग आपको किसी पर्टिकुलर बिजनेस से या काम से बिल्कुल आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो वो जो भी शॉर्टेस्ट नेम है, तो कुछ लोगों ने तो वो ताने में नाम शुरू किया था, बट पता नहीं मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा। एंड आई वाज सो प्राउड टू बी ए कुत्ते वाली। तो मेरा एक बार ऐसी इंटरव्यू हो रहा था, मिलाप हमारी एक क्राउड फंडिंग साइट है जो पिछले 8 सालों से सोफी मेमोरियल को सपोर्ट कर रही है। हमारी जो भी फंड रेजिंग कैंपेन्स हैं उन्हीं के साथ चलाते हैं। तो मेरे के साथ में थोड़ा लॉयल सेंट्रिक भी वो है कि मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ तो उसी के साथ करूँगी वाली बात। एंड उनके फंड रेजर ने सोफी मेमोरियल को बहुत अच्छे से सस्टेन रखा है। तो जब उनके साथ इंटरव्यू हो रहा था, तो जब वहाँ पर ये मेरे इंटरव्यू की ये लाइन है, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कैसा था आपका सफ़र, कैसा था? तो मैंने उन्हें बताया कि कावेरी से कुत्ते वाली तक का सफ़र बहुत अच्छा था। अच्छा। एंड दैट इज़ व्हेन दे लॉन्च द कैंपेन, दे ब्रांडेड मी एज द डॉग मदर, फ्रॉम कुत्ते वाली टू द डॉग मदर। अभी भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है तो मैं बोलती हूँ थैंक यू कुत्ते वाली से डॉग मदर के सफ़र के लिए, मुझे आप आज जान रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये मैम आपका स्टेप है, आपका बड़प्पन है, आपने इसको किस वे में लिया, लेकिन समाज है और हर तरह के लोग रहते हैं समाज में। जी जी। तो हमें अगर उनके बारे में सोचते तो शायद आज आप इतना इस लेवल पे आप बढ़ ही नहीं पाते। बिल्कुल। अगर मैं ये सोचती कि कोई मुझे गाली दे रहा है कुत्ते वाली बोल के, तो फिर मैं कुत्ते वाली नहीं हूँ ना। नहीं मैम, वो मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनका नाम मेरे लिए गाली नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। लोग यूज करते हैं कुत्ता वर्ड इन अब्यूजेस, मेरी तो खैर समझ के बाहर है। बट अगर मैं कुत्तों को प्यार करने का दावा करती हूँ या मैं किसी भी जानवर को प्यार करने का दावा करती हूँ, तो उनका नाम मेरे लिए गाली नहीं हो सकता। और मैडम ये नाम प्राउड, एक किसको क्या बोलते हैं, वो राज मुकुट या मोमेंटो वाली फीलिंग है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैं खुद ये चीज बता रहा हूँ कि इस नाम में कुछ बुराई नहीं है। इंसानों में ज़्यादा बुराई दिख जाएगी लेकिन इस नाम में बुराई नहीं दिखेगी। इस नाम की वजह से ही महाभारत का आखिरी क्षण पूरा हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था। कि एक लास्ट में जब सतोपंथ मार्ग में युधिष्ठिर के साथ में एक कुत्ता ही बचा था जी, तो हमें उसमें बुराई क्यों देखनी है? बिल्कुल। और उस नाम में कोई बुराई नहीं, उस बेजुबान जानवर में कोई बुराई नहीं है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और धर्मराज ने स्वर्ग जाने से मना कर दिया था कुत्ते के बिना, हमें ये भी याद रखना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने बोला था कि इनको यहीं छोड़ दीजिए, जाएगा नहीं तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगी। ये वाली चीज बहुत बड़ी थी। तो आगे मैं अगर चलूंगा, आपने स्मार्ट सेंचुरी भी बनाई है जी। उसकी क्या कहानी है? देखिए, सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट हर एक को याद नहीं रह पाता। अच्छा, उसी का ही नाम है। SMART एब्रीविएशन है सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट की। एंड सेंचुरी हम शेल्टर नहीं बोलते क्योंकि हम शेल्टर नहीं है। हमारे यहाँ पे 90% जानवर फॉर एवर रेजिडेंट्स होते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि मेरे यहाँ पे सीवियरली डिसेबल्ड, कमर टूटे हुए, किसी की आंख नहीं है, किसी के 2 पैर कट गए हैं, कोई ट्रेन से कट के आया है, मतलब किसी की कमर बिल्कुल टूट गई है, ऐसे डॉग्स, कैट्स, इवन काउज भी आती हैं, डोंकीज आते हैं जिनके पैर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं।
तो जब वो हील हो जाते हैं तो उनमें आधे तो ऐसे हैं जो बेचारे कभी ठीक रूप से चल ही नहीं पाएंगे, नहीं चल पाते, और जो चलने भी लग जाते हैं उनके लिए स्ट्रीट पे उसका ट्रॉमा इतना ज़्यादा था कि हमारा दिल नहीं मानता कि इन्हें वापस उस जगह पर भेज दिया जाए। ऐसा करने से मेरा खर्चा बहुत बढ़ जाता है, पर मेरे को ये तसल्ली रहती है कि बच्चा मेरे पास मेरी सुरक्षा में खुश है और उसे समय पे खाना मिल रहा है और उसको चोट लगने का डर नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है मैम। इतनी सारी चीज़ें हैं, वॉलेंटियरिंग है, फंडिंग है, आपकी मेंटल हेल्थ है जी। इतनी सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हैं अकेले सब कुछ? मैं सच बता रही हूँ, मेरे थेरेपिस्ट डॉक्टर सौरभ ओझा, जो मेरे फेलो रेस्क्यूअर और मेरे रिपोर्टर भी हैं, जो बहुत सारे डॉग्स रेस्क्यू करके हमारे यहाँ भेजते हैं, ही इज अ डॉक्टर इन शारदा यूनिवर्सिटी, ओके, वन ऑफ माय बिगेस्ट पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, ही डजंट लेट मी एंटर डिप्रेशन व्हाटएवर हैपेंस। ओके, कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई भी एक इंसान है जिससे आप खुलकर बोल सकते हो, बात अपने शेयर कर काम सकते की, अपनी लाइफ की बात कर पाओ, तो जो आपका बोझ है वो ऑटोमेटिकली आधा हो जाता है। जी, तो ही इज दैट पर्सन। सो मैं उन्हें क्रेडिट इसलिए देना चाहूंगी बिकॉज माई मेंटल हेल्थ इज इंटैक्ट ओके, थैंक्स टू हिज हेल्प। क्योंकि जिस काम में मैं हूँ इसमें इतना पेन है, बहुत डेली ज़्यादा, का इतना बिल्कुल। ब्लड है, राइट, इतनी डेथ है, और अपने आप के लिए, जानवर के लिए तो है ही ट्रॉमा, उनके लिए तो उसके है ही, साथ तो बिल्कुल। गलत हुआ है। हाँ, जो देख रहा है या जो उसके साथ रह बहुत रहा ज़्यादा, है हाँ। या जो उसका खाना और दवाई कर रहा है, उसके लिए भी मानसिक ट्रॉमा उतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें अपने आप को ताकतवर रखना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हो को, जाती है। बिल्कुल, ऐसे मैं बहुत सेल्फ मोटिवेटेड और वेरी हाई विल पावर्ड पर्सन हूँ, नहीं जी। होती तो शायद ये काम अकेले नहीं कर पाती। हाँ, प्लस जो मेरे चारों तरफ रेस्क्यूज रहते हैं मेरे, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं कितनी भी थकी हुई घर में घुसूं, जी, मैं चाहे 5 मिनट बाद घुसूं, चाहे मैं 5 घंटे बाद घुसूं, मेरे सारे कुत्ते बिल्लियाँ चिड़िया मुझसे ऐसे मिलते हैं जैसे मैं 20 साल बाद लौट कर आई हूँ, और उतना ही प्यार हर बार। आप समझो, उतना ही प्यार हर बार किसी को बार बार मिले तो वो बार-बार डाउन मिले। कैसे हो जाएगा? और अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, जिसमें Right. मैं उनको कुछ दे नहीं रही हूँ, मैं बस घर में घुसी हूँ, मैं सिर्फ बस घुस शेल्टर रही। में घुसी हूँ, उन्हें हाँ। खाली हाथ है मेरे, है ना? तो वो ऐसी चीजें ये मूव फॉरवर्ड करती हैं, जहां आपको कुछ कुंठा, कोई परेशानी, किसी का करा हुआ कोई नुकसान, विश्वासघात पीछे खींच रहा है, वहां पे इन जानवरों की जो पॉजिटिविटी हाँ, और जो प्लेटोनिक प्यार है, बिल्कुल, बिना किसी आपसे एक्सपेक्टेशन के स्वार्थ रिटर्न के, में, जी, है ना? खाना स्वार्थ नहीं है, खाना नेसेसिटी है। वो लोग तो अगर basic कहें कि है, कुत्ते को right. खाने का स्वार्थ हाँ। है, नहीं, मैं आपको ऐसे कुत्ते दिखा दूंगी जिन्हें खाने से कोई प्रेम नहीं है, बिल्कुल, लेकिन मुझसे बहुत प्रेम है। होंगे, जी, जो अनकंडीशनल लव है इन जानवरों में, गाय में भी उतना ही अनकंडीशनल लव है। इनमें, मेरे पास बिल्कुल। बकरी भी है, वो बात करती है। हाँ, आप समझिए, मतलब वो सच में बात करती है। अच्छा। उसको उसके साथ में मैं जुबान चलाती हूँ, वो उल्टी जुबान चलाती है। इन सब में दिमाग, पीड़ा को प्रोसेस करने की क्षमता, वो दर्द होना, वो उतना ही है जितना हम में है, बस बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते, एग्जैक्टली। इमोशन कन्वे करना Emotional। इनको उतना ही अच्छे से आता है जितना हमें आता है। और मैम वो पॉजिटिविटी बहुत गहराई से समझते हैं, किसके साथ में हम अटैच कर सकते एब्सोल्युटली, हैं, एब्सोल्युटली। और वो पॉजिटिविटी आपके साथ में दिखती है। हर कोई इंसान से भी अगर हम जा रहे हैं, सड़कों पे भी चलते हैं, तो जो एक स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो भी हमारे पास नहीं आते हैं, जी जी। उनको भी पहले से फील हो जाता है कौन अपना है कौन पराया है, आप वो सब यकीन नहीं समझते मानोगे, हैं। मैं इंडिया में कहीं भी चली जाऊं, मैं रोक भी रही हूं तो भी स्ट्रे डॉग मेरे पास आएंगे। हाँ जी, और मेरे साथ में जैसे मेरे केयर टेकर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, कहते कावेरी कैसे करते हो, कौन सी मैग्नेट है? और मैं बोलती हूँ मैग्नेट नहीं है। मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ, परसों रात मैं आइवरी हॉस्पिटल गई, मैं बहुत बुरे हालत में, 5 डॉग्स सेक्टर 36 मार्केट के मेरे पीछे पीछे इमरजेंसी में घुसने जा रहे थे। सिर्फ क्यों कि मैं जब भी उस मार्केट में अपने डॉग के लिए कोई मेडिसिन लेने जाती हूँ, मैं उन बच्चों को पुचकार के वापस आती हूँ। मैंने आज तक उन्हें एक बिस्किट नहीं खिलाया है। वो अनकंडीशनल लव, फील अनकंडीशनल है, वो फीलिंग्स है, उनकी वो फीलिंग है मेरे से कि इससे हमें सिक्योरिटी आती है। हाँ राइट, ये जैसे मुझे उनसे डर नहीं, सिक्योरिटी आती है। उनको भी। इट्स अ सिमिलर फीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आज आपसे बात करके फिर बार बार वही फील हो रहा है कि हमने अपनी दुनिया ना कहाँ बना ली है, और जो आपने अपनी दुनिया बनाई है ना मैम, वो बहुत ऊपर है, कभी वो कंपेयर नहीं बहुत कर अलग सकते। है। वो मुझे लगता है हमारा ना प्लेनेट का नाम चेंज हो जाएगा कुछ Right. टाइम में। जो जानवरों के लिए करते हैं उनको इस प्लेनेट से कहीं निकाल ही ना दे। नहीं, वो बहुत अच्छी जिंदगी है मैम। मैं आपको बता रही हूँ, इतनी भाग दौड़ी में, इतनी आपस के कंपटीशन में वो पीस कहाँ से लाओगे? नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, बिल्कुल।
हर बात पे हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ रहे हैं, आप कुत्तों के ऊपर भी झगड़ रहे हैं, और कुछ नहीं तो गाड़ी पार्किंग के ऊपर झगड़ रहे हैं, और कुछ नहीं तो मेरे से आगे क्यों निकल गया सड़क पे की बात पे झगड़ रहे हैं। सही बात है। हमारे पास पीस का समय है नहीं है, बिल्कुल नहीं निकाल रहे लोग, सोचते तक नहीं है उस पीस के लिए। हम चाहते नहीं पीसफुल रहना ऑब्वियसली। देखिए हम चाहते हैं हर कोई, लेकिन वो उस कदम के लिए आगे कोई नहीं बढ़ाता है और कुछ सोचता भी नहीं आज के टाइम पे कि खुशियाँ चाहिए सबको, लेकिन प्रायोरिटीज जैसे आपने बोला वो अलग अलग है। लोगों को पैसे में खुशियाँ दिखती है, किसी को जीवन संगिनी में दिखती है, किसी को माँ बाप में दिखती है, और किसी को जानवरों में दिखती है। नहीं, देखिए हम तो ये कहते हैं जानवर ही नहीं, हाँ। अगर आप सक्सेसफुल हैं या आप किसी काबिल हैं, हाँ। आप अपने लिए करिए, अपने परिवार, अपने प्यार के लिए, सबके लिए करिए, अपने बच्चों के लिए करिए, सबसे ज्यादा करिए, क्योंकि अगर हम शास्त्रों की बात करें तो वो आपका प्राइम कर्तव्य है जी। पर उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने से किसी नीचे की मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी स्लम के बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी गरीब लड़की का विवाह नहीं करा सकते। उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी कुत्ते को चोट लगे को अस्पताल नहीं पहुंचा सकते। उसका मतलब ये नहीं कि आप 5 पौधे जिंदगी में नहीं लगा सकते। करने को बहुत कुछ है, सिर्फ कुत्ते नहीं। कुत्तों को तो मुद्दा बना दिया गया है, नेचर है, बहुत बड़ी करने को तो बहुत कुछ है। हम वो अपने लिए जिए तो क्या जिए, एक गाना है ना। बिल्कुल अपने लिए तो जीना बहुत आसान है, कोई भी जी लेगा, बट उसमें से 5 मिनट्स एक्स्ट्रा निकाल के किसी वृद्धाश्रम में, किसी अनाथाश्रम में, किसी एनिमल शेल्टर में, या सिर्फ सड़क पर, बच्चे सड़क पर भी रहते हैं, इंसानों के बेचारे जिनके पास घर नहीं होते, इतनी सर्दी में ठिठुरते हुए मिलेंगे जी। एक छोटी सी गुड डीड, आप देखो आपको पीस मिलेगा, और ये जो इतना हाहाकार दिमाग में मचा हुआ है वो कम होगा। मिलता है मैडम बहुत ज़्यादा। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है ना, अगर मैं भी जब घर के बाहर, हमारे गेट के बाहर में एक शॉप है, और अगर उस शॉप पे मैं शाम को 2 मिनट या आधे घंटे के लिए खड़े होकर दोस्तों से बात करता हूँ, तो 3-4 डॉग्स का वहाँ पे डेली रूटीन है आना मेरे पास मिलना। हाँ, उनके लिए वो हैबिट हो गई, वो एक उनके लिए भी हैबिट हो गई। और मैं एक दिन वो नहीं थे तो मैं थोड़ा अजीब सा हो गया था कि वो कहाँ गए हैं, हाँ। क्योंकि वो एक आदत पड़ गई है अब वो अचानक से। लेकिन 3-4 दिन बाद जब वो मिले, फिर उनकी सेम हैबिट थी। सोसाइटी भी मानती है नहीं मानती है, इसके बारे में आप कैसे कहेंगे कि सोसाइटी इतनी जल्दी एक्सेप्ट क्यों नहीं करती इन चीज़ों को? सर, इसी सोसाइटी में रहते थे, सब एक्सेप्टेड थे। हाँ। ये तो केओस क्रिएटेड है, ये मैनेज वर्ड क्रिएटेड है। हाँ। हम अगर आंकड़ों की बात करें, मैं कल ही आंकड़े चेक कर रही थी। मैं चेक कर रही थी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वेमेन, पोल्यूशन, एंड डेथ्स ड्यू टू डॉग्स। ठीक है, तीनों इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तीनों ऐसी चीजें हैं जिनसे लाखों लोगों की जानें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो जब दिल्ली के, मैंने सिर्फ, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा हाहाकार मिलता है, बीइंग द सेंटर, बीइंग द क्रक्स ऑफ द कंट्री, और ऑनरेबल कोर्ट भी सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं स्ट्रे डॉग मैटर की जी। बिल्कुल। जो कि बहुत अच्छी बात है। और वही ऑनरेबल कोर्ट पोल्यूशन, जिसने पिछले 2 साल में 17,500 लोगों को दिल्ली अलोन में मार दिया, उसकी सू मोटो कॉग्निजेंस लेने से मना कर देते हैं। तो आई एम सॉरी टू से ये क्रिएटेड केओस है, क्योंकि हम जानबूझ के जो चीज़ें हमें सच में मार रही हैं उनको इग्नोर करते हुए हम उस टॉपिक को आगे अग्नि दे रहे हैं, या उसमें फ्यूल डाल रहे हैं, जिस टॉपिक से सिर्फ अनरेस्ट क्रिएट होगा, और उस अनरेस्ट से नुकसान तो जानवरों का होना ही होना है। हाँ, बिल्कुल जी। बट बहुत लोगों का फायदा होगा जिस अनरेस्ट की वजह से उनकी कमियां छुप जाएंगी। कौन वो लोग हैं? आजकल तो देश का युवा जाग रहा है, पढ़ रहा है, वोट डालना सीख रहा है, वोट में क्या क्या होता है ये भी देख रहा है जी। मैं पिछले कई महीनों से नोटिस कर रही हूँ, जब भी वोट चोरी का मुद्दा किसी भी एविडेंस के साथ में उछाला जाता है, राहुल गांधी जी द्वारा या किसी भी अपोजिशन की पार्टी द्वारा या किसी पत्रकार या यूट्यूबर के द्वारा, और वो मुद्दा आग पकड़ लेता है, तुरंत हमारे ऑनरेबल कोर्ट, माननीय जजेस सामने आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के मुद्दे को सू मोटो कॉग्निजेंस देके केस खोल देते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सही बात कही आप जी। अब मैं इस पे वोट वाले काम पे भी दोबारा आगे आऊंगी। अब ये ऑनरेबल मिलॉर्ड्स जो है जी, ये पता नहीं मेमोरी इशू है या शायद कागज खो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऐसे ही ऑनरेबल जजेस की 3 बेंच ने 2015 में स्टेट वर्सेस नागार्जुना के केस में एक बेंचमार्क डिसीजन दिया था जी,
जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इस डिसीजन के ऊपर कभी कोई स्ट्रे डॉग्स के ऊपर केस नहीं सुना जाएगा और ये डिसीजन सर्वोपरि है, इसे ओवरटर्न भी नहीं किया जाएगा। वो डिसीजन ये था कि कुत्तों की नसबंदी और रेबीज का टीकाकरण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए मैंडेटरी टास्क है। अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और AWBI इस कार्य को नहीं करेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। 2015 राइट। कुत्तों की नसबंदी करने के रूल्स कब आए? 2001। हम ऑलरेडी 15 साल लेट जजमेंट ला रहे हैं। 15 साल तो हम वेस्ट कर चुके हैं, हमने 15 साल कोई नसबंदी नहीं करी। राइट। उन 15 सालों में जो 100 कुत्ते थे वो 100 से हजारों हो गए, हजारों से लाख भी पहुंच गए। 15 साल वेस्टेड। चलिए जजमेंट आ गया, हम जैसे लोगों ने हाथ जोड़े, शुक्र है जजमेंट आया। अब स्टेट्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भाग भाग के म्युनिसिपैलिटीज जो है नसबंदी करेंगी और रेबीज के टीके लगाएंगी और कुत्तों की पॉपुलेशन कंट्रोल्ड लेवल पे आ जाएगी। कुछ नहीं हुआ। अब 2025 अगले साल तो चुनाव है शायद। बिल्कुल अगले साल चुनाव है ना। हम तो थोड़ा पॉलिटिक्स में वोट नहीं डालते हैं, बट हम इतना ध्यान रखते हैं कि चुनाव कब है। अब अगले साल अगर चुनाव है तो ये पिछले 1 साल में कुत्ते मैनेज कैसे बन गए? राइट, बहुत सही बात है? और ये ऑनरेबल कोर्ट इन्होंने जब 2024-25 में स्यूमोटो कॉग्निजेंसेस देनी शुरू करी तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्यूमोटो कॉग्निजेंस इन्होंने अपने 2015 के जजमेंट को उठाते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और स्टेट गवर्नमेंट्स को कंटेम्प्ट में पनिश क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली। स्यूमोटो लेने की जरूरत क्या थी जब जजमेंट वाज ऑलरेडी देयर? आपके जजमेंट का 10 साल तक कंटेम्प्ट हुआ, उस पे आपने पनिश नहीं किया गवर्नमेंट्स को। उनकी गलती छुपाने के लिए आपने नया स्यूमोटो केस लिया और कुत्तों के ऊपर आपने फरमान सुना दिया जिसको तानाशाही फरमान कहते हैं। एग्जैक्टली, डिक्टेटरशिप। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हटा दो। ऐसे इतने इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन डॉग्स का ध्यान रखते हैं, उनकी नसबंदी कराई हुई है जी। वो डॉग्स उनके कैंपसेस की सिक्योरिटी करते हैं गार्ड्स के साथ। राइट। एक कुत्ते ने काटा तो सारे कुत्ते काटने वाले हो गए, एक आदमी ने रेप करा सब रेपिस्ट हो गए। आशाराम बापू कन्विक्टेड। बिल्कुल। आशाराम बापू को नाबालिग बच्ची का रेप करने में कन्विक्ट किया गया जी। कन्विक्ट करने का मतलब मेरे दर्शकों के लिए कि उन्हें कोर्ट ने दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। वो आशाराम बापू आज 10 महीने के लिए चुनावी आई थिंक रैलीज करेंगे और क्या करेंगे? गुरुजी सही बात है, गुरुजी हैं। नहीं तो एक चाइल्ड रेपिस्ट को आप 10 महीने की बेल पर बाहर क्यों निकालेंगे? क्यों निकाल सकते? स्ट्रे डॉग्स मुद्दा है। पोल्यूशन ने 17,500 लोग दिल्ली NCR में मार दिए पिछले 2 साल में। राइट। बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। AQI 1900 चल रहा है। स्ट्रे डॉग्स मुद्दा है जिनकी वजह से एक भी डेथ नहीं है दिल्ली में। एग्जैक्ट। पॉलिटिक्स है, कुत्ता बोल नहीं सकता है ना। मुद्दे। गाय आपके यहाँ पे घूमती हैं, क्यों घूमती हैं जी? आप लोगों ने टैगिंग मैंडेटरी करी, आप लोगों ने काउस पे टैगिंग मैंडेटरी करी। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए, उन्होंने आते कहा स्लॉटर बंद, बहुत अच्छा काम, काउ स्लॉटर बंद। वो बात अलग है कि इंडिया नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर है आज की डेट में। शर्म नहीं आती हमें? एग्जैक्टली। हमें शर्म नहीं आती? हम हिंदू देश हैं, हम दूध के जानवरों को कटने के लिए भेज रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? हम तो खुद ही कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। खुद फंसे। एक तरफ हम हिंदू हैं, एक तरफ हम बीफ एक्सपोर्टर हैं। स्लॉटर बंद हो गया। स्लॉटर बंद होने से जो किसान स्लॉटरिंग के लिए बेच देता था या बेचारा कैसे भी अपना कॉस्ट रिकवर करने के लिए जो भी करता था वो सड़कों पे छोड़ने लग गया। गवर्नमेंट लेकर आई टैगिंग एंड इंश्योरेंस कंपल्सरी। टैगिंग, राइट। चलिए जरा मेरे साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सड़कों पे टैग्स दिखाइए। नहीं, हम मेरे साथ चलिए डेयरीज में टैक्स दिखाइए। राइट। एनिमल हस्बेंड्री सो रही है। बिल्कुल, एनिमल हस्बेंड्री सो रही है, कोई रोल नहीं है। वो आज भी, वो भ्रष्ट है आज भी, एनिमल हस्बेंड्री आज भी, राइट है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सो रहे हैं। आप कहते हैं दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हो गए, कैसे हो गए? नसबंदी नहीं कर रहे थे हैं? वही वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बहुत अच्छा डिसीजन दिया था ना। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने उसे परस्यू किया, जिनका काम था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में लोगों को भरोसे पे बिठाया जाता है।
हाँ. पर आई एम सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी, एंड मैनी एनिमल वेलफेयर पीपल मुझे गालियां देंगे, विच आर वेरी मच एक्सेप्टेड। सबसे करप्ट बॉडी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है। आप लोगों ने काम किया होता, अगर AWBI ने पुश किया होता विद ऑल इट्स पावर, राइट, टू एवरी स्टेट, टू एवरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राउंड लेवल पे, राइट। मैंने ग्रेटर नोएडा में 10 साल खड़े होकर अपने पैसों से डॉग का स्टरलाइजेशन करवाया है, और उसके बाद मेरे प्राधिकरण ने मेरी मेहनत देखी और फिर मैंने खड़े होकर वहाँ नसबंदी की यूनिट बनवाई है। मैं अकेली महिला होकर अपने शहर के लिए इतना कर सकती हूँ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इतनी बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल। बैठ के ऑफिस में लेटर भेज रहे हैं, बस उस लेटर की कोई अहमियत नहीं, डस्टबिन में जाता है। मैंने खुद जाते हुए देखा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के डस्टबिन। वो बस अपने डॉक्यूमेंटेशंस पूरा कर रहे हैं। मेरी फाइल पूरी है, फाइल पूरी मैं कोर्ट जाऊंगी ना तो मेरी फाइल पूरी मिलेगी। राइट, ऊपर रिकॉर्ड्स दिखा रहे कि एग्जीक्यूशन चल रहा है, ग्राउंड लेवल आप वर्स्ट एनिमीज हो एनिमल्स के, आप वर्स्ट एनिमीज हो डॉग्स के। आई एम सॉरी, आपने फीडिंग पॉइंट्स नहीं बनवाए जब जरूरत थी। राइट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसी भी डिसीजन में इंटरवीन करते हुए फीडिंग पॉइंट बनाने में हेल्प नहीं करी। जहां मन किया वहां गए, जहां जान पहचान थी, जहां पे जरूरत थी वहां नहीं गए, जहां जान पहचान थी वहां गए। ना आपने फीडिंग पॉइंट्स बनवाए, ना आपने स्टरलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट्स और म्यूनिसिपैलिटीज को फोर्स किया। आपको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पावर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था AWBI इज द टॉप मोस्ट एंड म्यूनिसिपैलिटीज हैव टू डू जो AWBI कहती है। पर AWBI ने तो कहा ही नहीं ना। हाँ। अब जब AWBI ने कहा नहीं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करा नहीं, तो नया केस 2024-2025 में स्ट्रे डॉग्स आर अ मेनेस। AWBI इज द मेनेस एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जिन्होंने डॉग्स की नसबंदी और रेबीज का वैक्सीनेशन अपने देश के लोगों को और कुत्तों को सुरक्षित करने के लिए नहीं कराया, वो लोग गलत हैं, वो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हैं। उन लोगों पर मुकदमा चलाया जाना था। आपने तो कुत्तों को सजा सुना दी। मतलब पूरा सिस्टम फेलियर है और सजा भुगत रहे हैं कुत्ते, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। पर हाँ, अनरेस्ट आपने क्रिएट करा दिया, क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया देश को जानवरों से प्यार करने वाले वर्सेस जानवरों से नफरत करने वालों में। ये वो देश है जिसमें कोई जानवरों से नफरत नहीं करता था। बिल्कुल नहीं। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, ये हमारा ही देश है। बहुत से मेरे गांव में तो आज भी होता है। आज भी होता है। माई नानी, वो अभी आई थिंक 98, मतलब शी इज ग्रोइंग ओल्डर, वो मानती नहीं है, चला नहीं जाता, सपोर्ट लेके जाते हैं उनको जब तक रोटियां ना रखाएं दोनों जानवरों। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये आज भी है। ये तो वही देश है। दुश्मन कहां से हो गए? और मेट्रोज में क्यों दुश्मनी है कुत्तों की और आदमियों की? इसीलिए गांव में क्यों नहीं है? क्योस बना रखा है। अब जैसे आपने पहले बताया था, अब मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। कुत्ते, ऐसे तो कुत्ता बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, डेथ एक भी नहीं है ना। पेड़ों के गिरने से, गड्ढों में गिरने से कितनी मृत्यु है दिल्ली में, वो हम जानते हैं। बिल्कुल, है ना। हमें नकली यमुना बनानी पड़ रही है छठ पूजा करने के लिए, इतने बुरे हमारे हाल आ गए, है ना। हाँ, बिस्लेरी का पानी डालकर इतने हमारे बुरे दिन आ गए, और हम बात कर रहे हैं कुत्तों की, उनकी। सही बात है। मतलब आप ये तो मुझे बताइए, आपके पास एक शेल्टर नहीं। हाँ। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली MCD के पास एक भी डॉग शेल्टर नहीं। राइट। दिल्ली MCD के पास एक भी कैट शेल्टर नहीं। मॉन्कीज की बात करते हैं, ये एक भी मॉन्की शेल्टर नहीं। कोई शेल्टर। इनकी गौशाला घुमाने ले चलूंगी ना आपको, तो ये भागे भागे फिरेंगे आपके और मेरे पीछे हाथ जोड़ते हुए कि प्लीज वीडियो अपलोड मत कर देना। राइट। ये इनकी गौशालाओं के हाल है। तो ये लोग कुत्तों को कहाँ रखेंगे जब इनके पास शेल्टर नहीं, शेल्टर्स नहीं है। केओस कैसे क्रिएट होता है मैं बताती हूँ। स्टेडियम में उन कुत्तों ने जिन्होंने पिछले 20 सालों से किसी को नहीं काटा, अचानक फॉरेन कोचेस को काट लिया। एक सिंगल क्लिपिंग नहीं काटने की। ओके। एक सिंगल, वहां CCTVs लगे हुए हैं, सबके हाथ में आजकल एंड्रॉइड एप्पल फोन से। एक वीडियो नहीं डॉग के काटने का। काट लिया, हंगामा मच गया, देश का नाम खराब हो गया। हाँ। आपके देश में 2.5 साल की बच्ची का गैंग रेप होता है, नाम नहीं खराब होता। विद प्रूफ सारी चीजें होती है, सब और उस फैमिली को जस्टिस नहीं मिलता, आपका नाम खराब नहीं होता। दब जाता है मैडम, मैंने भी देखा है। 1 महीने 2 महीने के लिए लोग सोशल मीडिया पे ड्रामा करते, फिर अपना चुप बैठ जाते हैं। यहाँ पे कितनी औरतें और छोटे बच्चे सड़कों पे अभी सर्दियों में ठिठुरते हुए मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट पहनते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। और सुनिए क्या करते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हम हिंदू करके चिल्लाते हैं तो हम एक्चुअली सच्चाई में क्या जा रहे हैं। सिर्फ कुत्तों की बात क्यों करें? मुझसे लोग बोलते हैं आप बकरी बचाने की बात नहीं करते। आज मैं लोगों को बताती हूँ कि जब मैंने बकरी बचाई और भेड़ बचाई तो मेरे साथ आपके प्रशासन ने क्या किया।
जो हमारा एक्सप्रेसवे है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है जी, जितना भी गाजीपुर मंडी में कटने के लिए भैंस जी, बकरी शीप्स जाती हैं, वो इसी रोड से जाती हैं। हाँ, आगरा, मैनपुरी, इटावा, राजस्थान, यही हर सारा जगह route से है, हाँ। हर जगह से लाइव एनिमल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे एक्सप्रेसवे से। जी, अब जिस बुलेरो को आरटीओ ने 30 बकरियां रखने की कैपेसिटी की परमिशन दी हुई है, उस बोलेरो में डबल पार्टीशन करके 130 से 150 बकरियां और भेड़ें ठूसी जाती हैं। ये बोलेरो का एग्जाम्पल है। एक 19 फिटा जिसमें 100 बकरियों की परमिशन है, हाँ, उसको 3 डबल डेकर करके 450 से 500 बकरियां और बिल्कुल भेड़ें क्लोज ठूसी बॉडी जाती में हैं, देखा, बिल्कुल जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। राइट, जब उन गाड़ियों को खोला जाता है, जी, उनमें से 20% जानवर सफोकेशन के कारण या Exactly. कुचल जाने के कारण मरे हुए मिलते हैं। उनमें से आधे जानवर कम्युनिकेबल डिजीजेस से पीड़ित होते हैं। बिल्कुल, मैंने ऐसी बहुत गाड़ियां पकड़ी, पुलिस वालों से पकड़वाई, मैंने बहुत सारे केसेस चार्जशीट करे। लेटेस्ट बताते हैं, 126 थाने में 1 जुलाई 2023 को दिन में मैं अपनी देसी डॉग को डायलिसिस के लिए विकासपुरी ले जा रही थी। ओके, तो रास्ते में बहुत बुरी तरह ओवरलोडेड ट्रक दिखा, और हम नहीं भी कुछ कहते, पर जितने जानवरों का, बकरियों का मुंह बाहर था वो रोप से, हाँ, उन सबको सीवियर येलो कलर का डिस्चार्ज था। हमने गाड़ी में बैठे बैठे 112 कॉल किया, हाँ, और गाड़ी में ही बैठे बैठे एडीसीपी वाले नंबर पर इंफॉर्मेशन भिजवाई कि फलानी जगह से ये गाड़ी क्रॉस कर रही है, इतनी देर में इस थाने की रेंज में होगी, कृपया से रुकवाया जाए। ओके, पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी, पुलिस वालों ने गाड़ी जब्त की, पुलिस वाले गाड़ी लेकर 126 थाने गए। पीछे पीछे गाड़ी में हम भी गए कि कंप्लेंट दे आते हैं। जी, कुत्ती हमारी बहुत बीमार थी, उसका डायलिसिस होना बहुत ज़रूरी वो भी था, ज़रूरी उसका था। अपॉइंटमेंट था और उसकी सेकंड सिटिंग थी डायलिसिस की। हमने फिर भी, हम थाने गए, हमने लिखित शिकायत दी, हमने ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया। हमें फ्री किया गया शाम के 7 बजे। हम 7 बजे अपनी कुत्ती को बिठाए गाड़ी में और हम सीधे विकासपुरी पहुंचे, उसका डायलिसिस कराया, रात को 1 बजे घर पहुंचे। हाँ जी, एफआईआर हमारी हो गई, हमारी एफआईआर पर चार्जशीट भी हो गई अच्छा, ओके, उन लोगों के खिलाफ, उन लोग, क्योंकि मेडिकली अनफिट थी बकरियां, Right, इंसान के बिल्कुल। खाने लायक तो बिल्कुल नहीं थी, बीमार हो जाता जो भी उन्हें खाता। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है, अब और क्रूरता तो थी, हाँ, ठुसी हुई थी। बिल्कुल, अब 18 दिन बाद हमारे पास हमारे वकील साहब का फोन आता है कि आपको पता है कि आपके ऊपर और आपके ड्राइवर के ऊपर 4 मुकदमे हो गए 126 थाने में। क्यों? हम कहा 126 थाने में तो हमने एफआईआर की थी ना, हाँ, तो चार्जशीट हो गई है। जी, कहते हैं हाँ, जिन लोगों के ऊपर आपने एफआईआर की थी, जिन लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट की है, उन्हीं चारों लोगों ने आपके ऊपर सेम 4 अलग अलग मुकदमे लिखवाए हैं। अब आप हमारा प्रशासन देखिए, एक ही शिकायत के ऊपर 4 अलग अलग एफआईआर। और फिर अगर आगे मजा तो सुनिए उस प्रशासन का, उन चारों एफआईआर्स को चार्जशीट कर दिया गया है। तो अब मेरा एक बहुत मजेदार सवाल है प्रशासन से, अगर आपने मेरी एफआईआर को सच मानते हुए 4 एनिमल स्मगलर्स को चार्जशीट किया और आपने चप्पे चप्पे पे चार्जशीट में लिखा कि बकरियां और स्मगलर्स आपके फलाने पुलिस वाले के उसमें थे, तो उन चारों का मुझ पे लगाया हुआ कोई भी आरोप सहित कैसे हो गया? या तो आपने मेरी चार्जशीट झूठी करी है, बिल्कुल ऑब्वियसली, या आपने जो मेरे खिलाफ 4 चार्जशीट करी है, आप पे टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट करने का इतना टाइम है मुझे रोकने के लिए, एक ही मुकदमा कर देते। सिस्टम किस लेवल पे? सिस्टम 2019 में हम अपने शेल्टर में हैं और अगले दिन दोपहर में हमें 1:30 बजे हमारे अमर उजाला के जानने वाले पत्रकार थे जिन्होंने हमसे किसी का छोड़ा हुआ डॉग अडॉप्ट किया था, बहुत अच्छी फैमिली थी, उनका फोन आया, कावेरी जी आपको पता है आप पे मुकदमा हो गया है। मैंने कहा मैंने क्या किया, मैं तो शेल्टर में हूँ, बाहर भी नहीं गई। कह रहे नहीं, धनकौर थाने में आप पे मुकदमा हो गया है। ओके, हमने कहा अच्छा हो गया होगा शर्मा जी, डिटेल्स मिले तो भेजिएगा। हमने ज्यादा टेंशन नहीं ली, हमने कहा कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था हमारे साथ, तो हमने अपने वकील साहब को फोन तो किया। मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे बोल रहे हैं वो प्रेस वाले भैया। कहते ठीक है मैं पता कराता हूँ। एक्सटॉर्शन का मुकदमा और लिखा हुआ कावेरी जी ने इतने बजे यमुना एक्सप्रेसवे पे खड़े होके इन ट्रक नंबरों से एक्सटॉर्शन किया है। वाह, कुछ मैं थी नहीं, वही एग्जैक्टली, मैं थी नहीं। आप सुनिए, अब हम कहें हम तो थे ही नहीं, वही क्वेश्चन है। हम पहुंचे, कमिश्नर सर आलोक सर थे उस टाइम। हाँ हमने कहा सर, हम उनके घर पहुंचे, मैंने सर हम तो थे ही नहीं। जी,
मैंने कहा हमारी कॉल डिटेल निकलवाइए, आपके सीसीटीवी निकलवाइए हाँ। यमुना एक्सप्रेसवे के, हम तो थे ही नहीं। वहीं के वहीं एसएचओ लाइन हाजिर हुए ओके। उस टाइम पे। हाँ। वो बात अलग है, 3 साल में उस केस पे फाइनल रिपोर्ट लगाई। ओके। 3 साल के बाद क्यों लगाई, जब आपको पता था केस झूठा है, कि मैं 3 साल तक और कोई गाड़ी ना रुकवा और दूं? कोई गाड़ी नहीं, मतलब और गाजीपुर वही मंडी का नुकसान होता है। अब सुनिए, अब गाजीपुर मंडी का नुकसान होता है तो साथ में किसका नुकसान होता है? जो लोग हफ्ता लेते हैं उनका हो गया। वो जो चुपचाप ऐसे जाते हुए खिड़की में से राइट ऑन द वे ऑन एक्सप्रेस वे, प्रशासन के करप्शन बहुत ऊपर, हर तरह के लेवल पे बहुत। इतने न्यूज आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जिसमें पुलिस वाले इन ट्रक वालों से ब्राइब लेते हुए पकड़े गए हैं, 100 500 रुपये की। मैडम वो जो एक पूरा प्रशासन है वो बहुत खतरनाक है एक तरह अब आप इन लोगों से जो मुझे कहते हैं बकरी क्यों नहीं बचाती कावेरी, बकरी बचाते बचाते जेल हो आई ऑलमोस्ट। वही मैं कह रहा हूँ मैम, ये बहुत मतलब इस लेवल पे आपको हर करप्शन तरफ है, से बांध दिया है। बांध दिया है बिल्कुल। आप अगर सच बोलोगे तो आप पे मुकदमा हो जाएगा, आप सच लिखोगे हाँ। तो आपके खिलाफ केस फ्रेम कर दिया जाएगा। आप जगह पर नहीं हो, हाँ। आपको उस जगह पर मौजूद दिखाया जाएगा, चाहे आपकी कोर्ट में फजीयत हो जाए। बिल्कुल। मेरे केस में मेरे वकील ने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करी धनकौर वाले में। अच्छा, ओके। जज साहब बोलते हैं कि वैसे तो मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ एक्सटॉर्शन के केसेस में, मैं एक तरफा सुनवाई करता हूँ, मैं तो बाद में ही बुलाता हूँ, पर इस केस में मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अच्छा। मेरे वकील साहब ने जज साहब को इतनी मोटी फाइल दी हुई थी जिसमें मैंने पुलिस कमिश्नर से लेके डीएम को हजारों चिट्ठियां लिखी हुई थी, ये बताते हुए कि हमारी रोड पर स्मगलिंग चल रही है और दबा के पशु क्रूरता हो रही है जी। और उन ईमेल्स का, उन कंप्लेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आता। बिल्कुल। तो जज साहब ने, वकील साहब बोले हमारे कि मैडम को बुलाऊंगा तो ये पुलिस वाले परेशान करेंगे जी। तो जज साहब बोले मैडम को पुलिस वालों ने 1.5 साल से परेशान नहीं किया, आप क्या करेंगे? अच्छा, मजाक की बात देखिए, हम पे एक्सटॉर्शन का मुकदमा हो गया है, अरेस्ट छोड़िए, हमारे घर कोई पुलिस वाला नहीं आया। क्यों भाई? हाँ। हम तो एक्सटॉर्शनिस्ट थे। बिल्कुल। आपको तो हमें जेल में डाल देना था। ऐसी तो करते हैं एक्सटॉर्शनिस्ट के साथ, तो यही करते हैं। हाँ। तो मतलब आपने हमें दबाने के लिए मुकदमा किया कि हम रोड पे जाके आप लोगों का ये जो बिजनेस चल रहा है, ये जो जानवरों के कत्लेआम से आप पैसा कमा रहे हो, उसमें नुकसान नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। जब हम जज साहब के सामने पेश हुए, उन्होंने हमें बोलने के लिए 15 मिनट दिए। हमने उन्हें 15 मिनट में यमुना एक्सप्रेसवे पे होने वाली हर वो मार्मिक तस्वीर दिखाई जो हमारे पास थी, आगरा से लेके मैनपुरी से लेके इटावा की। वहां पर जो आईओ खड़े थे, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, मेरे भाई जैसे है बेचारे अब तो, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा थे बेचारे, मुझे बार बार बोलते थे मैं प्रेशर में हूँ। हाँ। मैं प्रेशर में हूँ मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रेशर में हूँ। वो प्रेशर में थे बेचारे, तो वो कुछ नहीं कर पाए। 3 साल बाद उस केस पे इन लोगों ने एफआईआर लगाई। जज साहब ने हमें पहली बार सूरजपुर कोर्ट की हिस्ट्री में, एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट से मिलती है। हाँ, राइट। सूरजपुर कोर्ट की हिस्ट्री में पहली एंटीसिपेटरी बेल मिली थी, वो हमें मिली थी। और ये बोलते हुए जज साहब ने बेल दी थी, ये पुलिस बेईमान है, मुकदमा कावेरी जी पे नहीं आप पे चलना चाहिए। अब आप हमें बताइए, अगर हम एक्सटॉर्शनिस्ट थे, आप तो बड़े अच्छे पुलिस वाले हो, आप एक कंप्लेंट पे तो बंदे को थाने से उठा के जेल में भेज देते हो। हम पे आपने 2019 में एक्सटॉर्शन का मुकदमा किया लेकिन हमें जेल नहीं भेजा। हाँ। फिर आपने 3 साल बाद वो मुकदमा बंद कर दिया। बिल्कुल। फिर आपने हम पे 2023 में एक नहीं 4 मुकदमे एक्सटॉर्शन के करे, वो भी सेम केस के। ओके। और वो भी 4 एक्यूज से कराए जिन पे आपने खुद चार्जशीट की हुई है। आपने हमें उनमें भी अरेस्ट नहीं किया, तो क्या परेशान करने के लिए कर रहे हैं? लिटरली क्लियरली मुंह दबाने के लिए कर रहे हैं। मुंह दबाने के लिए हो गया। अब यही तो, जिस देश में आपको गलत के खिलाफ खड़ा ना होना दिया जाए, उस देश को डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप कहेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है, आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप उन बेजुबान के लिए लड़ रहे हैं जिनके साथ में अन्याय हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, इवन जो लोग बकरी खाते भी हैं, आप जो चीज खा रहे हो, क्या आप ये नहीं चाहते कि उसके लास्ट के पल डिसेंसी में हो, उसकी जो मृत्यु हो वो इनडिसेंट नहीं हो? बिल्कुल। वो दूसरी बकरियों के मलमूत्र में कवर होके कट के आपके पास नहीं आए। आप कैसे लोग हो? उन गाड़ियों की हालत देखो, आप खाना छोड़ दोगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कुचली पड़ी है। हमारा स्लॉटर नियम है, 4 महीने के मेमने, 4 महीने के मेमने भरे पड़े हैं। कौन नियम फॉलो कर रहा है? कौन चेक कर रहे हैं उनकी ओवरलोडिंग? कुछ नहीं। कहाँ है ट्रैफिक पुलिस? इतने सारे टोल्स को क्रॉस करती है, किसी को ओवरलोडेड गाड़ियां नहीं दिखती। बिल्कुल।
किसी पुलिस वाले को ओवरलोडेड गाड़ियां नहीं दिखती, इतनी हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है, कमाल है। हमारा तो चालान, हम खुद पर रेस्क्यू करने जाएं 5 किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड बढ़ गई तो 2,000 रुपए का चालान कट जाता है। ये लोग नहीं दिखते क्योंकि ये पैसा ला रहे हैं। हाँ, इनका बिजनेस चल रहा है इन लोगों के लिए। लाना पड़ेगा तभी बोल पाएंगे। Exactly, इसीलिए, और यही आवाज जो हम चाहते हैं, जो खड़े होते हैं, और इसी आवाज के लिए ही। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहली चीज क्या है कि आप आज भी इस वीडियो को देख करके सही और गलत खुद अंदाजा लगाएंगे। ये पॉडकास्ट का शो किसी को ऐसा नहीं है कि आपकी सोच को दबाना हो, आप साथ खड़े रहिए, आप समझिए चीज को, किस स्थिति तक हमारे सिस्टम में फेलियर है, और अगर उस फेलियर से कोई निकलने के लिए या किसी जानवर को निकालने के लिए कोई इंसान खड़ा है तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, ये भी आप हमें बताइए, और थोड़ा समझेंगे तो आपको बहुत कुछ सिस्टम में फेलियर मिलेगा। हो सकता है कुछ बातें ऐसी होती है कि सिस्टम भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ इन्वेस्टिगेटिंग चलती है। A to Z सब कुछ करप्ट नहीं हो सकता, बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट्स पैसा लेकर के या करप्शन से देश खराब कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, सब्सक्राइब करना। और आगे मैं कुछ आपसे पूछूंगा कि इतना सब कुछ नेगेटिविटी चल रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिविटी क्लिप्स वगैरह जैसे डॉग्स को लेकर के भी है, सोसाइटीज में मुद्दे होते हैं। स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा भी तभी बना है जब कुछ क्लिप्स कोर्ट में भी गई थी जी। तो कुछ लोग हैं जो सही भी है, उनको हम कैसे हम अपोज नहीं कर सकते। देखिए, हम ये नहीं कह रहे डॉग बाइट सही है। हाँ, होते हैं बिल्कुल। मैं एनिमल वेलफेयर में वन ऑफ द रेयर एनिमल एडवोकेट्स हूँ जो ये कहती है अगर कुत्ते ने काटा तो उसे तुरंत उठा के शेल्टर में बंद कर दो। हाँ, मैं ये नहीं कहती उसे जिंदगी भर के लिए शेल्टर में बंद कर दो, बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ उसे तुरंत उठा के शेल्टर में बंद कर दो। नसबंदी नहीं हुई है तो नसबंदी कराओ, वैक्सीनेशन कराओ, राइट। उसे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए कुत्ते का कुछ भी करना एक एक्ट ऑफ हैबिट भी होता है। ऑब्वियसली हर कुत्ता पागल नहीं होता, नहीं होता है ना। एक्ट ऑफ हैबिट होता है। पीछे बाइक के भागने की आदत पड़ गई, वो आदत बढ़ते बढ़ते निपिंग पे पहुंच गई। बिल्कुल। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शेल्टर तो है नहीं, बिहेवियरल मॉनिटरिंग कैसे करेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के हिसाब से? ओके, ये तो बताइए। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स कहते हैं, और मैं भी कहती हूँ कुत्ते ने काटा, कुत्ते को उठा के ऑब्जर्वेशन के लिए लेके जाइए, पुट हिम इन द शेल्टर, उसका बिहेवियर मॉनिटर कीजिए, उसको ट्रेन कीजिए, उसको सोशली अडेप्टेबल बनाइए। ओके, लेकिन नसबंदी तो पूरी नहीं कर पा रहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, ये काम कहाँ से करेंगे? इसीलिए लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि जब सरकार नहीं कर पा रही है, बॉडी नहीं कर पा रही है, तो इस स्टेप के लिए पब्लिक सड़कों पे उतरी हुई है। तो मैम आगे बढ़ता हूँ। एक लास्ट में, हम सब लोगों को अच्छा लगा आपसे बात करके, सब व्यूवर्स हैं अपने अपने कमेंट करेंगे। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलता हूँ मैं आपके साथ में। तो हर एक मेरे पॉडकास्ट में होता है, आपको जो भी जवाब देना है ना दिल से दीजिएगा। तो पहला रेस्क्यू किया हुआ डॉग का नाम क्या था आपका? पर्सनल रेस्क्यू सोफी। सोफी, राइट। वो पल जब लगा कि अब नहीं कर पाऊंगी मैं, ऐसा कोई पल था? नहीं। अच्छा, कभी नहीं लगा आपको? ऐसा सोच लिया तो बच्चे कैसे पालूंगी? देयर आर मोर देन 200। ओह माय गॉड, लिटरली बहुत ही बड़ी चीज है। स्ट्रीट डॉग या फॉरेन ब्रांड्स? देसी डॉग्स। ओके। शेल्टर में सबका फेवरेट खाना क्या है? मम्मी की पुच्ची। Oh my God, ये तो चाहिए बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ जी। डॉग्स वगैरह, अगर डॉग बोल सकते तो आपसे क्या कहते हैं? आई थिंक जो मुझसे वो सारा दिन बोलते हैं आई लव यू मॉमी, और मेरे साथ बैठे रहो और कहीं मत जाओ। मेरे सारे डॉग्स की यही कहानी है। बट अगर वो बोल सकते तो वो एक छोटा सा मैसेज देते, बी काइंड। अरे लिटरली। एक बात जो आप हर पेट ओनर को बताना चाहेंगे? बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर। ओके, पिक द स्कूप। श्योर। पिटबुल या रॉटवीलर पे आपका मैसेज एक लाइन में, जो सबसे बड़े मुद्दे इन ब्रीड्स पे बने हुए हैं? ब्रीड डज नॉट मैटर, अपब्रिंगिंग डज। हमने अपना कुत्ता कैसे पाला है, हाँ, आपके कुत्ते का बिहेवियर वो डिफाइन करेगा, कुत्ते की ब्रीड नहीं। एग्जैक्टली, थैंक्स। जब आप थक जाते हो तो कौन मोटिवेट करता है आपको? मेरे कुत्ते। एंड मेरे पास एक 5 साल की बंदर है जिसको मैंने 1 महीने की उम्र में रेस्क्यू किया था फ्रॉम स्मगलर्स। उसको बेच रहे थे, तो फॉरेस्ट के साथ रेस्क्यू किया था। बहुत छोटी थी तो जंगल में नहीं छोड़ पाए,
तो वो मतलब जैसे मेरे तो बच्चे नहीं हैं, हाँ, बट आप ये समझिए कि वो बच्चा है, क्योंकि बंदरों की जो वो है ऑलमोस्ट हम लोगों जैसे होते हैं मैटरनल इंस्टिंक्ट, बहुत समझना, तो वो यहाँ इसमें जैसे ही घर जाऊंगी तो इसके अंदर घुस के शी वुड स्लीप। 5 साल की हो गई है पर उसको मेरा कंधा चाहिए। वाह, अगर आपके पास एक सुपर पावर होती तो आप क्या करते? मेक एवरी डॉग एंड एनिमल ऑन दिस प्लेनेट हैप्पी। दैट्स ग्रेट। तो मैम बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ में। आप हमारे चैनल और अगर हमारे लिए कुछ आप बताना चाहते हैं या अपने लिए किसी को भी आप एडवाइस करना चाहते हैं जी, तो लास्ट में आप बोल सकते हैं। बिल्कुल जी, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये लोग वो मुद्दे उठा रहे हैं जो हम देखते हैं पर जिनके बारे में हम पे शायद बात करने का समय नहीं होता, प्रायोरिटीज़ नहीं होती। और डॉग से जो लोग डरते हैं, लोग जो डॉग्स को पसंद नहीं करते, मैं आप सबसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हर डॉग बुरा नहीं होता। काटने वाले डॉग्स के लिए प्रावधान है, आपकी सरकार उसको फॉलो नहीं करती। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी हूँ, मैं करवा पाई हूँ, आप लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आप भी करा पाएंगे। गलती पे कुत्ते नहीं हैं, गलती पर वो लोग हैं जिन्होंने मसले को 2001 से रहते रिजॉल्व नहीं किया। थैंक यू, बी काइंड, बी कंपैशनेट। थैंक यू सो मच आप सभी का। और मैं अगला पॉडकास्ट फिर से एक बहुत बढ़िया एक ऐसे शख्स के साथ लेके आने वाला हूँ, आपको मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ इंसाइट्स आपको सीखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। और पॉडकास्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कमेंट, अपनी सोच, जो भी मुद्दा हो आपको, आप उस पर ज़रूर पूछिए, उसे मोस्ट वेलकम करके आंसर दिया जाएगा आपको, क्योंकि आवाज़ सबकी है। आप समझेंगे तो आप ज़रूर पूछेंगे। और अगर सपोर्ट भी चाहिए तो सोफी मिशन के बारे में मैं लिंक भी डालूंगा। आप लोग को जितना हो सकता है ना, हमारी तरफ से और अपनी तरफ से, उस सपोर्ट में आप हमारे साथ में खड़े रहिए और कावेरी जी के साथ में खड़े रहिए। हम इन बेजुबान जानवरों के लिए हम उनकी एक अलग दुनिया बहुत खूबसूरत बना के देंगे। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मिलते हैं फिर।